नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत करते हुए मन थोड़ा भारी है। हो सकता है कि आंखों की नमी आपको दिखा ना पाऊं, क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं ये सियासी चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हम इस हादसे में कितने लोगों की जानें गई हैं उन आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जा रही है। 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में लाया गया है। घायलों में 130 से ज़्यादा पुरुष हैं और 100 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पटाखे की फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरधा रोड पर बैरागढ़ गांव में थी और वहीं धमाका हुआ। धमाके की चपेट में आसपास का क्षेत्र आया और जो राहगीर उस समय उस क्षेत्र के आसपास थे वो भी उसकी चपेट में आए। उस समय फैक्ट्री के आसपास जो लोग आवागमन कर रहे थे, वहां से चल रहे थे, चाहे वाहन से या पैदल, वो वाहन समेत दूर उछल के गिरे। धमाका इतना तेज था कि न केवल हरदा शहर बल्कि आसपास के और क्षेत्र में भी इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटों का गुबार दिखा और उस गुबार में दिखे बहुत सारे सवाल। आज इस विषय पर हम सियासी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बात संवेदना की है, बात भावनाओं की है, बात जज्बात की है। किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने परिवार के पालक को खो दिया। कितने ही आंगन सूने हो गए। बात है जिम्मेदारी की। कहीं कुछ अच्छा हो तो श्रेय लेने के लिए कतार लग जाती है। इंतजार है कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। वो कौन से चेहरे हैं, वो कौन से हाथों की कलम है जिनकी वजह से आज कुछ बच्चों के सर से उनका पिता का साया उठ गया। और वो लोग जो इंतजार कर रहे थे अपने किसी खास के घर लौट कर आने का, अब उन्हें इंतजार है उनके शव का। और शव भी इस अवस्था में कि पहचान ना सके उस शव को कि किस अवस्था में है। ये ऐसा दृश्य जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसकी कल्पना मात्र से सारा शरीर सिहर उठता है। इस पर चर्चा जरूरी है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मामले की जांच की बात की गई है, दोषियों पर कार्रवाई की बात की गई है। कार्रवाई हो, अच्छा है, दोषियों को सजा मिले, अच्छा है, लेकिन जिनकी वजह से यह हादसा हुआ, क्या इंतजार किया जा रहा था कि कोई हादसा हो उसके बाद कार्रवाई हो? क्या इंतजार किया जा रहा था कि हादसा हो, कुछ आंगन सूने हो जाएं, कुछ कलाइयां सूनी हो जाएं, कुछ बच्चे अनाथ हो जाएं? इस बात का इंतजार किया जा रहा था कुछ जिंदगियां खत्म हो जाएं, फिर सरकार हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, तब सजग होंगे? क्यों किया जाता है इस तरह का इंतजार? क्यों किसी हादसे का इंतजार किया जाता है? जैसा कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों के लिए तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दुर्भाग्य यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी देने से मंत्री राव प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज्यादा पुलिस बल भेजा है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, आपातकाल बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग हुई और रेस्क्यू की बात कही गई कि आग बुझाना पहली प्राथमिकता है। घायलों को पर्याप्त इलाज मिले, सेना की टुकड़ी की सहायता ली गई है, सेना की सहायता ली जा रही है। देश न्यूज इस हादसे में जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। साथ ही उन परिवारों को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता है। चर्चा का विषय सियासी नहीं है, मैं कह चुका हूं, लेकिन चर्चा लाजमी है। और चर्चा इसलिए लाजमी है क्योंकि संवाद से समाधान हो सकता है। इसलिए हम संवाद करेंगे कि कौन है जिम्मेदार और किसने रिहायशी इलाके के बीच में पटाखे फैक्ट्री की अनुमति प्रदान की और क्यों पटाखा फैक्ट्री में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।
और क्यों और किसकी वजह से ये जिंदगियां खत्म हुई हैं। हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर गुलरेज शेख, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ हैं। नितिन दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव रईसा मलिक जी हमारे साथ हैं। रईसा मलिक जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैली जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले शैली जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। इस हादसे पर, हरदा में हादसा हुआ, लापरवाही की लपटें निकली और लापरवाही की लपटें कई जिंदगियों को निगल गईं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी। सूरज जी, बहुत ही विभत्स और दुखद घटना है और इस पे हम सब दुख जाहिर कर ही रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मन बहुत दुखी है क्योंकि दुर्भाग्य का विषय यह है कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है उसी के बाद सब जागते हैं। चाहे अभी कुछ दिनों पहले एक सड़क हादसा, बस हादसा हुआ था जिस पर आप ही के चैनल पर चर्चा की थी हम लोगों ने, और आज ये इतना बड़ा हादसा राजधानी के लगा हुआ है हरदा। इस पे अब आपने जैसा पहले ही कहा, चर्चा होनी चाहिए। मुझे तो आज बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये अवैध बारूद का कारोबार चल रहा था और इसको चलाने वालों का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। और जो हरदा का जो प्रशासन है उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारे सूत्रों ने हमें व्यक्तिगत बताया है कि फ़िलहाल तो जो प्रशासन है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को छिपा रहा है, क्योंकि इस घटना में बड़ी कैजुअल्टी हुई है, बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई है। जिस बिल्डिंग में ये काम चल रहा था उसी में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते थे और ये जो अग्रवाल हैं जिनकी ये पूरी अवैध फैक्ट्री चल रही थी जैसा बताया गया है, इसके आजू बाजू भी इनकी 2 बिल्डिंग्स और थीं और अवैध तरीके से भी एक बात जो सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक इन्होंने अवैध तरीके से वहाँ भंडारण जो था वो बारूद का कर रखा था। और मेरे सूत्रों ने तो मुझे ये तक बताया है कि जो भंडारण था वो ज़मीन के भीतर भी किया गया था। और सूरज जी, आपने भी लोगों से बात की, हमने भी की है। इस क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर तक लोगों को भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। बिल्कुल। और धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 10-15 किलोमीटर दूर जो टिमरनी है वहाँ पे भी एक प्रतिष्ठान के शीशे टूट गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। 2015 में भी झाबुआ के पेटलाबाद में एक ऐसी घटना हुई थी जी। ऐसी तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी इस घटना के क्या मतलब आगे और जांच में चीज़ें सामने आएंगी। उस घटना में भी 100 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी और वहाँ का भी जो आरोपी था वो लंबे वक्त तक फरार रहा था। तो इस प्रकार का कोई भी अवैध कार्य बिना संरक्षण के संभव नहीं है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है, खासकर मध्य प्रदेश की सरकार को। फिलहाल तो वो इस मामले को गंभीरता से ले ही रही है, कैजुअल्टी जो हुई हैं लोगों को इलाज भी मिल रहा है और घटना पे नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे चल के ये बात ठंडी ना हो 2 दिन 4 दिन बाद इस मामले में एकदम सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको केवल सस्पेंशन या नोटिस देके काम अब नहीं चलेगा। जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल जवाब के बाद ऐसे अनफिट लोगों को भी बेदखल करना चाहिए शासकीय नौकरियों से जी। और सूरज जी, आप ये देखिए, इसमें फायर ब्रिगेड ने भी एनओसी जारी की होगी फायर की, या अन्य और जो भी डिपार्टमेंट है। जैसा कि हम सबको पता चला है कि इस फैक्ट्री का पहले भी लाइसेंस कैंसिल हुआ था, बाद में वो संभागीय कार्यालय से, आयुक्त कार्यालय से वो परमिशन दोबारा दी गई। तो ये केवल एक फैक्ट्री की बात नहीं है। जो बेगुनाह लोग वहाँ पे केवल अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पालने के लिए वहाँ काम कर रहे थे और सूत्रों ने ये भी बताया है कि वहाँ पे बाल श्रमिकों से भी काम कराया जाता था। तो उनकी क्या गलती थी? सेफ्टी मेजरमेंट उस व्यक्ति ने क्यों नहीं वहाँ पे रखे, पालन किया नहीं किया? वहाँ का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है उस जिले का, जब ऐसे अवैध कारोबारों में लोग लिप्त हैं? और बारूद तो सुन के ही समझ में आता है कितनी खतरनाक चीज है। बिल्कुल। अगर बारूद का अवैध तरीके से भंडारण किया जा रहा था
तो वहां का खुफिया तंत्र कहाँ था? ठीक है। अभी कुछ देर पहले सूरज जी हमने सुना मंत्री पूछ रहे हैं वहां पे अधिकारी से कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। हाँ। तो बताया गया कि अभी तक आरोपी अभी भी फरार है। हाँ, सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं कौन जिम्मेदार है, और रिहायशी इलाके के बीच में ये फैक्ट्री की अनुमति, चूंकि पहले लाइसेंस कैंसिल हो गया था। और अब मैं सीधे डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल सीधा सवाल, चूंकि सरकार आपकी है, इसलिए जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी बनती है कि वो जो जिम्मेदार लोग हैं इस हादसे के पीछे, उनको क्या सजा मिलेगी? सूरज जी, सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि उनको जिनकी जानें गई हैं, और आज के समय इन सभी लोगों के साथ मध्य प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी और सरकार खड़ी है। और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता अभी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करना है। जो वहाँ पर हादसा हुआ है, हादसे में जो लोग फंसे हैं तो उनको निकालना है, उनको बेस्ट से बेस्ट, सबसे अच्छा जो उपचार हो सके वो दिलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सके। जिनके घर में जान गई है वहाँ पर उन लोगों को ढाढ़स बंधाना है, और जो कोई भी उनको सहयोग सहायता दे सकते हैं वो प्रदान करना है। जहाँ तक बात है कि कौन जिम्मेदार है, डेफिनेट उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय खुद नजर रखे हुए हैं, प्रधानमंत्री महोदय नजर रखे हुए हैं, राष्ट्रपति जी की भी नजर है। तो ऐसे में तो जब पिरामिड का टॉप जो है, एपेक्स जो है, वो नजर रखे हुए है और वो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों के ऊपर, तो फिर ऐसे लोग बच नहीं सकते। और आपको अनकरीब भी पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार था, किसकी गलती थी, किसकी वजह से सब ये जो घटना हुई है, घटित हुई है, इतने लोगों के प्राण गए हैं और इतने जो बच्चे हैं वो बिलख रहे हैं, तो उनको सख्त सजा दी जाएगी। और आप मान के चलें कि ऐसी सजा दी जाएगी कि इनको इबारत बनाया जाए। उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो इबारत बने और दूसरों के लिए नज़ीर कायम हो, ऐसी सजा उनको मिलेगी। बात हुई है कि ठीक है, जो अब बात आई कि पहले अभी प्राथमिकता है कि जो घायल हैं उनको सही उपचार मिले, जो वहाँ फंसे हुए हैं जिनको परेशानी है उनकी परेशानियों से उनको मुक्ति मिले। ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन नितिन दुबे जी आपके पास आना चाहूँगा, और जो बात कही गई कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ताकि वो नज़ीर बन सके और दूसरों के लिए सीख बन सके। लेकिन क्या आज ठीक है, जैसे कि अभी डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कहा कि टॉप पूरा जो है उस पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, खुद राष्ट्रपति जी ने संज्ञान में लिया है और संवेदना भी व्यक्त की है। लेकिन क्या पहले से यदि जांच होती, पहले से वहां के सुरक्षा के जो व्यवस्था थी, इंतजाम थे, उनकी जांच परख होती, तो क्या यह हादसा हो पाता? क्या पहले से सजग होना चाहिए था प्रशासन को? हादसे का इंतजार किया गया? देखिए, सबसे पहले तो इस दुखद घटना में जो लोग मृत हुए हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, ईश्वर से प्रार्थना। लेकिन बात तो है एक से छात्री की नहीं है। आपको ध्यान होगा, आपने खबर क्या हुआ, फैसलाबाद में भी हादसा हुआ था, जिसके संबंध जो है मालिक के वो किससे थे ये सब जाहिर है। दूसरा, ये जो राजेंद्र अग्रवाल है, राजू भाई हरदा के, इनके किससे संबंध है? और जब एसडीएम ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया था तो कमिश्नर ने किसके फोन पे फैक्ट्री चालू? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हम देख रहे हैं जो भुलाने वाला नहीं है, वो प्रशासन की लापरवाही और रिश्वतखोरी का सीधा साधा उदाहरण है। बहुत सी बातें तेली जी ने इस पर बताई हैं जो तक आए हैं बिल्कुल सही है कि अधिक मात्रा में भंडारण कैसे हुआ, क्या कर रहे थे एसडीएम, क्या कर रहे थे तहसीलदार, क्या कर रहे थे कलेक्टर? जब ये बात आज उजागर हुई कि अधिक मात्रा में भंडारण था, तो क्या ऐसी फैक्ट्रियों की जहां विस्फोटक होता है, पटाखे बनते हैं, उसकी सतत मॉनिटरिंग होती है कि नहीं? ये घटना उसका उदाहरण है कि सतत मॉनिटरिंग हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात, फैक्ट्री के आसपास अतिक्रमण कैसे हुआ? ये जो बुलडोजर लेके मामा घूमे, और जो बुलडोजर लेके ये लोग घूम रहे थे, इनका बुलडोजर कहाँ था? इतनी ज्वलनशील पदार्थों के पास आवासीय रहवासी इलाका क्यों बनाया गया? क्यों वहां बच्चे काम कर रहे थे? क्यों वहां फायर ब्रिगेड की एनओसी थी? जब आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे तो फैक्ट्री को बंद क्यों किया गया? ये राजनीतिक के कारण ये फैक्ट्री चल रही। जब एसडीएम ने
फैक्ट्री पे सवाल खड़े किए, तो फिर कविता की आगे से फैक्ट्री क्यों खोली गई दोबारा? ठीक है, बिल्कुल सही ये कहा आपने सवाल कि है। इस पूरे मामले सतत की इसकी निगरानी क्यों नहीं हो रही थी? हाँ। अतिक्रमण क्यों था आसपास? हाँ। और आवासीय इलाके कैसे बन गए? ये सब जांच के विषय है और सीधी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए पाठक जी, जी। फैसलाबाद की घटना आपको याद है? जी, बिल्कुल तब याद है। कितना हुजूम मचा, बिल्कुल। पूरा प्रशासन अब नहीं होगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या हुआ? दूसरा हादसा फिर हो गया, दर्जनों लोग जो है मारे गए, सैकड़ों लोग घायल है। क्या कहें इस बात पे, मेरे पास तो शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूँ नहीं, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय भी नहीं है अभी। हाँ। बिल्कुल नहीं है जी। ये प्रशासन उदासीनता का काम है। हाँ। और जो भी सरकारें हैं उन्होंने क्या नीतियां बनाई, ये तो भगवान भरोसे है और ये परिणाम आपके सामने है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में नितिन दुबे जी। रईसा मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जो बात अभी नितिन दुबे जी ने कही कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक उदासीनता का मामला सामने आ रहा है। साथ ही मामला ये सामने आ रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। यदि एक कनिष्ठ अधिकारी ने लाइसेंस निरस्त कर दिया, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी ने किन शर्तों पर, किस आधार पर उस लाइसेंस को दोबारा रिन्यू किया है? ये प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये जाने गई हैं, या फिर इसमें कोई राजनीतिक चश्मे से भी इसे देखा जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये इस दुखद घटना के लिए बहुत दुखी हूँ और सभी आम आदमी पार्टी की तरफ से और मध्य प्रदेश के सभी आम जनों की तरफ से मैं उन मरणासन्न लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ प्रशासन ही दोषी नहीं माना जाएगा, इसमें शासन का भी दोष है। जब 12 सितंबर 2015 में पैटलाबद, झाबुआ के पास पैटलाबद में जो घटना हुई थी, उस घटना से इनको सबक लेना चाहिए था। लगभग 200 लोगों के आसपास में मृत्यु हुई थी और उनसे सबक लेकर इन्हें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए था कि कहाँ कहाँ एलपीजी के जो गोडाउन, अभी भी बहुत सारे गोडाउन मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो बीच पब्लिक के बीच में बने हुए हैं, बस्तियों में बने हुए हैं। उन पर भी इनको ध्यान देना होगा। अगर नहीं देंगे तो आगे भी चल के बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती है, क्योंकि अब जो है काफी जनता बढ़ गई है और उसी हिसाब से इनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये अभी हमारे भाई नितिन भाई कह रहे थे कि बुलडोजर, इनका दिमाग एक तरफ चलता है, इनका दिमाग लोगों को सुरक्षा देने में नहीं चलता। या अगर सुरक्षा देने की बात करते तो जो एक बार राजू भाई जो अग्रवाल जी हैं, उनको जेल होने के बाद दोबारा उन्हें परमिशन नहीं मिलती। उनको दोबारा परमिशन जब दी गई तो वहां पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, वहां प्रशासन शासन क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं इस बात का ध्यान दिया? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी वहां पर, जो इतना सारे तादाद में बारूद इकट्ठा किया गया टनों से? 50-60 टन की बात आ रही है, लगभग 50-60 टन फैक्ट्री में और आसपास के घरों में जो इकट्ठा किया गया, आम जनों के लोगों को प्रेशर बना के किया गया या वैसे ही लोगों ने रखा? तो ये सब जांच का विषय है सर। और जांच के विषय के साथ ही जिसने परमिशन दी है उसको वाकई में, हमारे जो भाई कह रहे थे, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है। अभी जो हम देख पा रहे हैं वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन जो चीज नहीं देख पा रहे हैं उसको भी मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो जिनकी मृत्यु हुई वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके जो घर जो घायल हुए वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी, वो बच्चे, वो महिलाएं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनके घर ध्वस्त हो गए हैं, जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं इस फैक्ट्री के ब्लास्ट के बाद। जो आसपास की बस्तियों के घर गिरे हैं, जिनकी दरारें बड़ी बड़ी पड़ गई हैं, पूरे जीवन भर की संपत्ति लगाकर उन्होंने बनाया था और आज उनके पास हो सकता है पैसा नहीं हो, वो कैसे उसको रिपेयर करेंगे? उन पर कौन ध्यान देगा? उस पर भी शासन को ध्यान देना होगा, प्रशासन को ध्यान देना होगा, उनकी भी गिनती करना होगी। उनके लिए भी इनको आज बात कर रहे हैं 4 लाख रुपए दे देंगे, 2 लाख रुपए दे देंगे, 50,000 दे देंगे। अरे आम जन की क्या इतनी ही आम जनता के जानों की इतनी ही कीमत लगा रहे हैं? आपने आपको बचाने के लिए किसानों को तो करोड़ों रुपया दे दिया आपने। आज जब जनता हकीकत में परेशान है, बच्चों के देखिए आप, इतना विभत्स जो है वो सीन्स आ रहे हैं, देखने में तकलीफ हो रही है कि कहीं हाथ पैर पड़े हैं, कहीं शरीर पड़ा है, पहचान में लोग नहीं आ रहे हैं। तो क्या इनकी जानों की कीमत इतनी आप लगा रहे हो? उनके परिवार के लोगों को नौकरी भी दी जाना चाहिए, जिनके परिवार का मुखिया चला गया है, जिनके परिवार से लोग चले गए हैं। तो शासन को, प्रशासन को सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। और आज वाकई में राजनीति करने की बात नहीं है, बहुत बड़ी और दुखद घटना है।
जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे अगर वो लिया संज्ञान लिया है, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी संज्ञान लिया है, तो संज्ञान हमको सही तरीके से उस पे अमल करना होगा। सिर्फ संज्ञान लेने से काम नहीं बनेगा और जो कार्रवाइयां हैं वो सही तरीके से सही अधिकारियों पर, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोगों को, नीचे के लोगों पर कार्रवाई हो जाए और जो मेन व्यक्ति है, जो मेन अधिकारी हैं वो बचकर निकल जाएं, जो मेन लोग जिम्मेदार लोग हैं वो बच जाएं और आगे फिर वो इसी तरह से किसी न किसी दूसरी चीज को, घटना को घटित करने के लिए वो प्रेरित करें और फिर परमिशन दें और फिर से हमारे प्रदेश के लोग, सही कहा आपने कि जांच ऐसी हो कि न्यायिक जांच हो, कार्रवाई ऐसी हो कि ये इसके ऐसा ना हो कि बाद में फिर किसी हादसे का इंतजार किया जाए। और आपने जो मांग की है कि जो जिन परिवारों में लोग दिवंगत हो गए हैं उन परिवारों के लोगों को नौकरी दी जाए ताकि उनका आने वाला जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके, साथ ही वो आसपास के लोग जिनके घर ध्वस्त हो गए हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे दृश्य सामने आए हैं, कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि उनकी बीभत्सता इतनी है कि रूह से हर जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दृश्य जो जीवन में कभी देखे नहीं हैं आपने और हमने, वो इस हादसे में हमारे सामने आए। यश भारती जी, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले हादसे पर टिप्पणी, दूसरी बात जो बात कही जा रही है कि जिम्मेदार कौन, और जिम्मेदारों पर सजा की बात की जा रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि क्या इंतज़ार किया जाएगा फिर किसी एक और ऐसे हादसे का? क्या इंतज़ार किया जाएगा फिर कुछ आंगन उजड़ने का? इंतज़ार किया जाएगा कुछ और मांगें सूरी हो जाने का? इंतज़ार किया जाएगा कुछ और गोद खाली हो जाने का? उसके बाद हम चेतेंगे, उसके बाद हम जागेंगे, या ये इंतज़ार कब तक जारी रहेगा? सूरज जी, आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी परिवारों को संवेदनाएं। इस दुख की घड़ी में हम जो भी उनके साथ कर सकते हैं सहयोग, सरकार के माध्यम से, अपनी सहानुभूति के माध्यम से, वो ज़रूर हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग पैनल में बैठे हुए भी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम आरोप ना लगाएं या हम चर्चा ना करें या हम बात ना करें तो सरकार क्या उतना चेत रही है? अभी चंद दिनों पहले ही एक रोड दुर्घटना हुई, सड़क हादसा हुआ बड़ा, उसमें किन लोगों की गाड़ियां थी बिना परमिट के चल रही थी, घटना घटी, कार्रवाई हुई और फिर हम सो गए। फिर कौन सी, हमने तो किसी सड़क पे जांच होते हुए नहीं देखा। सड़कों पे वैसे ही गाड़ियां दौड़ रही हैं। बेहतर सड़कें बनाने के लिए नितिन गडकरी जी का एक इवेंट भी हो गया, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई मापदंड या कोई बात क्यों नहीं हो पाती? हमने देखा जहां से पूरा प्रदेश चल रहा है, सतपुड़ा भवन एक अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की मशीन तो ले आए, लेकिन मशीन को संचालित नहीं कर पाए। तो ये बड़ी उदासीनता भरा माहौल है। भोपाल गैस त्रासदी जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, 20 शहर भोपाल राजधानी में थी, हम उससे क्या सीख पाए और क्या देख पाए? घटना दुर्घटनाओं के लिए हमने क्या रास्ते बनाए हैं, किस तरीके से प्रशासनिक अमला बनाया? अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि एक पूरा पिरामिड तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, राष्ट्रपति देख रहे हैं, पिरामिड तैयार हो गया है। तो हर घटना के लिए क्या इस पिरामिड को ही तैयार देखा जाएगा? 150 लोग, एक घायल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बताया एक हॉल में हम 150 लोग बैठे हुए थे। ये 150 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। हम 150 वोट के लिए कितना परेशान होते हैं, और चुनावी मोड में रहने वाले लोग तो मुझे लगता है उनको पूरी जानकारी में होगा कि कहां है कहां नहीं है। तो क्या उनकी जानकारी से ये सब बातें बच गई? इतना विस्फोट एक साथ इकट्ठा हो गया। पेटलावाद की घटना के लिए हम बार बार बात करते हैं। मात्र 1600 रुपए का दंड दिया गया है, जिसमें 78 लोगों की जानें गई। ये सरकार ने नजीर पेश की थी इन विस्फोटक रखने वालों के लिए कि अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको ये सजा होगी। और वो 1600 रुपए का भी जो सजा मिली है वो उस बेचारे थानेदार को मिला जिसका कोई दोष नहीं था। ना कलेक्टर को कुछ दिया गया सजा में, ना जो जिसकी फैक्ट्री थी उसको दिया गया कुछ भी। मिला तो उस थानेदार को मिला 1600 रुपए का दंड, और 78 परिवार उजड़ गए। तो इस तरीके की अगर नजीर पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे भी बहुत सारी घटना है। हमने स्कूलों को देखा है कि एक स्कूल के अंदर 5-5, 6-6 हजार बच्चे हैं। यहाँ राजधानी भोपाल में उनके आवागमन का क्या स्थिति है, किस तरीके से बच्चे बसों में जाते हैं। जब डीपीएस की एक घटना इंदौर में घटित हो गई तो बड़ा हो हल्ला मचा, बहुत सारी कार्रवाई की बातें हुई, हम फिर सो गए। तो लगातार ये सोने वाली जो बात है, कुंभकर्ण की जो नींद लेती है हमारी सरकारें। हम अधिकारियों को भ्रष्टाचार की बात कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया बनी हुई है उसका पालन करना किसका काम है? जनप्रतिनिधि क्यों है सरकार के, सत्ता के इन अधिकारियों के ऊपर? शासन क्यों है इन अधिकारियों के ऊपर? कार्रवाई, अगर ये कुछ गलतियां कर रहे हैं,
रिश्वत ले रहे हैं, तो इनके ऊपर तो मंत्री बैठा हुआ है ना। पेटलावाद की घटना की कौन मंत्री जिम्मेदारी लेगा, और आज हरदा में हुई घटना की कौन मंत्री जिम्मेदारी लेगा? पूर्व से जो घटनाएं चली आ रही है, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना हुआ था, 10-10 साल की कारावास की सजा हुई थी, और अगर आज भी वो फैक्ट्री संचालित हो रही थी, मैं मान लेता हूं इस बात को कि उन्होंने मापदंड ठीक कर लिए होंगे, नियम अनुसार कर रहे होंगे, लेकिन आज जो घटना हुई है, अगर ये सारी काम नियम अनुसार होने के बाद, एनओसी देने के बाद भी घटित हुई है, तो दोषी केवल हम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को नहीं दे सकते। इसमें निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों का भी हाथ है, जो उन्हीं जनता के जो लोग आज हादसे में गए हैं, उनका वोट भी लिया है उन्होंने, और उनकी जान का सौदा भी किया है। तो इन पे एक नजीर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करना चाहती है, तो उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी कार्रवाई करे, वो किसी भी दल से जुड़े हों। हाँ, वो किसी भी दल से जुड़े, हम सब उनके साथ में खड़े हैं इस बात के लिए। एक नजीर पेश करें कि एक जान के एक वोट के लिए जिस तरीके से हम लोग एक जनता के पास जाते हैं, वैसे एक जान की कीमत को भी हम उसी तरीके से तरजीह दें। बिल्कुल सही कहा कि एक एक वोट के लिए यदि जनता के पास जाते हैं तो एक एक जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। वोट किसको दिया है ये तात्पर्य नहीं है कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया, लेकिन एक जान गई है, कई जाने गई हैं, इसके लिए जवाबदेही तो जरूर तय होती है। वापस आऊंगा आपके पास में, और शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। हमारे पैनलिस्ट जितने मेहमान हैं सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे, श्रद्धांजलि व्यक्त की है, जिम्मेदारी जवाबदेही की बात हुई है, नज़ीर की बात हुई है, लेकिन क्या वास्तव में इस घटना के बाद भी कोई नज़ीर तय हो पाएगा, कोई नज़ीर स्थापित हो पाएगा, कोई ऐसी तस्वीर की ताबीर आ पाएगी कि ये पूरा शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, सब लोग सचेत हो पाएंगे, या फिर हम किसी और एक हादसे का इंतजार करेंगे और उसके बाद बैठ के हम यहाँ चर्चा करेंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे होंगे कुछ और परिवारों के लिए, कुछ और लोगों के लिए? सूरज जी, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उससे देख के तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी नज़ीर पेश होने वाली है। अभी मतलब कुछ महीने भी नहीं बीते हैं, एक सड़क हादसे की बात हम लोगों ने भी की है। चुनाव के पूर्व में हमने देखा था कि इंदौर में एक बावड़ी धंस गई थी एक मंदिर के पास, जहाँ बहुत सारे लोग दब गए थे। फिर उस टाइम में स्थिति ये निर्मित हुई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराना पड़ा। ये देखिए बहुत बड़ा विषय है। केवल आज की घटना तो मतलब ये घटना मुझे नहीं लगता आप और हम एक बार हो सकता है कुछ समय बाद इसको भूल जाएं, लेकिन जिसके घर में जो कैजुअलिटी हो गई है, जो आज उस दुखद घटना का जो साक्षी बन गया है, या जो परिवार जो पीड़ित है या जो व्यक्ति नहीं रहे हैं, जिनकी मतलब आत्मा भी रो रही होगी कि उनके हिस्से में इतनी बुरी दर्दनाक मौत। अभी तक हमने देखा था पिक्चरों में, टीवी में हम देखते थे, यूक्रेन में, इराक में और अफगानिस्तान में बम धमाके होते थे। अभी आप ही के चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि वो एक गाड़ी नज़र आ रही थी कि जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। हाँ, आप अंदाज़ा लगाइए, उसकी कल्पना करने में भी दुख हो रहा है, मन भावुक हो रहा है बार बार कि कितना विभत्स ये हादसा हुआ है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की जो चमड़ी है सूरज जी, वो इतनी मोटी हो चुकी है कि उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता है। अब ये नज़ीर देने वाली जो बात है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है राज्य की सरकार से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि इस घटना में एनआईए को शामिल किया जाए। इस घटना के पहलुओं पे बहुत सारे पहलू हैं। ये केवल एक सामान्य घटना नहीं है कि पटाखा बनाने की फैक्ट्री में कोई भी घटना घटी, विस्फोट हो गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में बारूद अवैध तरीके से भंडारण किया गया था, ज़मीन के भीतर भी किया गया था। पेटलावाद की घटना का भी उदाहरण दिया गया है। बहुत सारे हम देखते हैं शहरों के आसपास खदानें भी होती हैं, जहाँ पे विस्फोट करने के लिए विस्फोटकों को भी परमिशन के तहत लिया जाता है, लेकिन हमने समय समय पे देखा है अवैध तरीके से जो विस्फोटक करने की जो सामग्री होती है उसका भंडारण किया जाता है। क्योंकि ये सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन की प्रक्रिया का मामला होता है। प्रशासन परमिशन देता है, पुलिस का काम होता है अवैध घटनाओं पर नजर रखना, अवैध जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर नजर रखना और उन पर कार्रवाई करना। आपके एक सवाल का जवाब ले लूं मैं डॉक्टर गुलदेश शेख जी। गुलदेश शेख जी सुन पा रहे हैं हमें? जैसा कि शैली जी ने भी कहा है और यश भारती जी ने भी जो कहा कि नज़ीर हमने देखे हैं कि 1600 रुपए का जुर्माना हुआ है। आपने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी और हम एक नज़ीर स्थापित करेंगे ताकि आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। और अभी शैली जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की चमड़ी इतनी मोटी हो गई कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपकी सरकार है, लंबे अरसे से सत्ता में आप काबिज हैं, और ये बात में पूरा सियासी सवाल है ये मेरा कि चूंकि लंबे अरसे से आपकी पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप काबिज हैं, तो ये भ्रष्टाचार की चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो जाने दी आपने? नहीं, हमने भ्रष्टाचार को उधेड़ दिया है, लेकिन जो
अगर आए कि 1600 रुपए का जो था वो जुडिशरी के थ्रू लगा था, वो मध्य प्रदेश शासन ने नहीं लगाया था। और आपने होंगे कि केंद्र की मोदी सरकार जी, लगातार कानून में संशोधन कर रही, क्योंकि जो पुराने संशोधन कानून बने थे जी, तो या तो अंग्रेजों ने बनाए थे या कांग्रेस बनाए थे, तो अब उनमें परिवर्तन किया जा रहा है, प्रकार की चीजें नहीं हो। और अभी ये जो राजू अग्रवाल जो भी नाम है इसका, इसके विषय में भी मालूम ये पड़ रहा है कि इसको पहले जो, या तो मुझे अभी खबरें आ रही है, देखिए पुष्ट चीजें तो रिपोर्ट में बताएंगी कि इसको जो पहले भी राहत के लिए तरीके से उसको मिली थी, लेकिन कार्रवाई होगी। तो इससे ज्यादा भी पॉलिटिकल जवाब नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल बात करने की ना इच्छा है ना इच्छा शक्ति है अभी, क्योंकि जो हालात आ रहे हैं ना, तो देख के लग रहा है कि पहले लोगों को बचाया जाए, उसके बाद कल तो सब कुछ बात करेंगे, हम राजनीतिक बात भी करेंगे। और मान के चलिए कि मोहन यादव जी को जितना मैं प्रस्ताव देखिए, मैं ये बात पर्सनली बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली नहीं बोल रहा, मेरे घर के पड़ोसी है वो, और मैंने उनकी कार्यशैली बरसों से देखी है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से मैं देख रहा हूँ, जब वो विधायक नहीं था तब से देख रहा हूँ, इस प्रकार की हरकत कोई भी कभी करता था तो वो छोड़ते नहीं थे, वो पर्सनल लेवल पे जाकर लड़ लेते थे। तो अब तो वो सत्ता के शीर्ष पे है मध्य प्रदेश में, वो छोड़ने वालों में से नहीं है ऐसे लोगों को। ठीक है, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली आपने देखी और वो छोड़ने वाले नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो इस मामले की इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो पर्सनली ले लेते हैं। यश जी आप कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखें यश जी। देखिए, दुखद बात है कि 1600 का मैंने जो उदाहरण दिया पेटलावाद की घटना का, उसमें गुलरेज जी ये बात कह रहे हैं कि वो न्यायालय का काम, वो जुडिशियल है। न्यायालय में तो सरकार ने ही पक्ष रखा। वो जिस थाना अधिकारी रिटायरमेंट के 2 महीने पहले उसको 1600 रुपए का जो दंड मिला है, उसने ये बात कही कि सबको दोष मुक्त कर दिया, केवल मुझे ही दोषी ठहराया गया है। और जो सरकारी वकील है उनका कहना यह है कि इसमें तथ्य ठीक से नहीं रखे गए। तथ्य किसको रखना था? सरकारी वकील तो नहीं रखेगा। सरकार जो जांच, इवन जो न्यायाधीश जांच आयोग बनाया गया था 6 साल, काफी लंबे समय तक वो जांच आयोग चला, वो भी ठीक ढंग से अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया। तो ये सरकार की नाकामी है। और नजीर, मैंने नजीर की बात की, नजीर अगर आप पेश करना चाहते हैं तो पुराने अपने अनुभवों के साथ में बेहतर नजीर पेश कर सकते हैं। घटनाएं लगातार घट रही हैं। मैंने स्कूल के बच्चों का भी उदाहरण दिया, डीपीएस की घटना को जोड़ते हुए, बस का भी दिया, सतपुड़ा भवन में आग लगने को भी लेकर के दिया। किसी भी चीज से हम कुछ आगे सीख नहीं रहे हैं, हम कुंभकर्ण की नींद में जा रहे हैं। ये घटना मेरे साथ भी घटित हो सकती है, गुलरेज जी के साथ भी हो सकती है। मौत पे किसी का नाम नहीं लिखा है, दुर्घटना पे किसी का नाम नहीं लिखा है। तो ये सबके लिए अच्छा होगा कि अगर इन दुर्घटनाओं को रोकने का हमने काम किया होगा। ये एक अच्छी बात कही है यश भारती जी आपने। नितिन दुबे जी, यही बात लेकर आपके पास आ रहा हूं कि जैसा कि कहा कि ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के, लेकिन ये राजनीतिक दल का काम नहीं है, सामाजिक चेतना का काम है कि यदि किसी एक व्यक्ति को ये जानकारी है कि कहीं इस तरह का हादसा होने का अंदेशा है, कहीं इस तरह के भंडारण की जानकारी लग रही, तो उसकी जिम्मेदारी है, वो राजनीतिक व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन सामाजिक तो हम सभी हैं। तो नितिन जी, यहाँ ये बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में क्या सामाजिक चेतना की आवश्यकता है कि लोग सजग नहीं है, उन्हें सजग करने की आवश्यकता है, या लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं? लेकिन इसमें सामाजिकता का कोई मामला है नहीं, क्योंकि लाइसेंस तो है सरकार या प्रशासन देता है, जमीन जो है कराता है, और जो सामग्री है विस्फोटक वो भी जो है वो प्रशासनिक रूप से ही सामने आती है। इसमें समाज का क्या लेना देना? विस्फोटक के पास तो प्रशासन का हटाना, विस्फोटक की मात्रा क्या है और लाइसेंस किससे देना चाहिए, किन पर देना चाहिए, ये सब जो है प्रशासनिक मामला है। हाँ, सड़क पे लड़की खड़ी जा रही है, चोरी हो रही है, ये सामाजिक चेतना हो सकती है, लेकिन इसमें पूरा जो है जवाब देगी पाठक की एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि भोपाल ही नहीं, हर जिले में गैस के सिलेंडरों का मोहल्लों में होता है। और बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ जो प्रवचन कर रहे हैं और हमारा सीएम और ये कह दिया वो कह दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। आप भोपाल की कॉलोनियों में चले जाइए, आपको अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए सिलेंडरों का स्टॉक मिल जाएगा। एक मैंने घटना कुछ साल पहले की, मैंने घर से 107 सिलेंडर बरामद कर आईजी को फोन करके लेगा, खाद्य अधिकारी को फोन किया, रात में 1 बजे उसकी घर रेड की, मैं खुद था उसमें। हाँ, और ठीक है नितिन जी वापस आता हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चल रहा है
कि प्रशासन की ठीक है नितिन जी उदासीनता आ रहा हूँ है। आपके पास में। इसमें डॉक्टर गुलरेज शेख जी आप कुछ प्रशासन कहना चाह रहे हैं नितिन जी की बात पर? आपने कुछ नहीं, मैं कह रहा था उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ये भी कहूंगा साथ में जी कि आज सबसे कम उनकी कोई आवाज राजनीति नहीं करे हाँ और कल हम राजनीतिक बातें पूरी करेंगे। आज तो मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस से भी अपील करूंगा, समाजवादी पार्टी और आपसे भी करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि वहां जाके इन लोगों की मदद करें, ठीक क्योंकि हमने अपने कार्यकर्ताओं से हाँ कि वहाँ इस समय लोगों का सहयोग की क्या बोल आवश्यकता रहे है हैं और- पाठक जी? जी हाँ नितिन जी क्या बोल रहे हैं? इनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक है वापस आता हूं। रईसा मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात हुई है यहाँ पर, जैसे कि मैंने नितिन जी से भी कहा कि सामाजिक चेतना की बात की, तो उन्होंने एक बात कही कि ये सामाजिक चेतना का विषय नहीं है, ये प्रशासनिक विषय है और प्रशासन को जो नियंत्रण में रखता है, नौकरशाही जिसके अंदर में, वो सरकार और सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। रईसा मलिक जी जी बिल्कुल, मैं नितिन दुबे जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी जनता की नहीं है, ये प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है। अभी हमारे गुलरेज भाई कह रहे थे कि आज राजनीति नहीं होगी, ये राजनीति की बात नहीं हो रही है, ये जिम्मेदारी लेने की बात हो रही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी। अभी तक तो ले लेना चाहिए थी, चाहे मंत्री को ले लेना चाहिए थे, चाहे अपने मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए थे, और नहीं तो प्रशासन से किसी को कहना चाहिए था कि हमने गलत लाइसेंस इशू किया है। सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी लेकर उनको अपने मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक इतनी बड़ी दुर्घटना को लेकर। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो इस दुख में डूब गए जीवन भर के लिए, उनके साथ तो न्याय करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर हम विपक्ष में बैठे लोग क्या करेंगे? हम लोगों का काम है लोगों को न्याय दिलाना, ये बात करना, बात को पहुंचाना। आप ठीक से जांच करवाएं और जांच करवा कर उसमें फिर आप लोग सही से जिम्मेदारी तय करिए, और अपनी अपनी जिम्मेदारी, जब कोई काम अच्छा होता है तो बहुत ढोल पीटे जाते हैं, हमने ये कर दिया, छोटी सी योजना भी होती है, एक परमिट भी दिया जाता है तो पूरा मेला लगा लिया जाता है। आज क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? आज क्यों नहीं बात इसकी होगी? आज तो बहुत बड़ी दुर्घटना की बात है, न जाने कितने लोग जिंदगी भर गम में डूबे रहेंगे और परेशानियों से जूझते रहेंगे, खाने से, पीने से, पहनने ओढ़ने से, हर चीज की परेशानी होगी। आप एक इंसान बनके इंसानियत के नाते बात करिए। आज आप राजनीतिक तौर पे आप प्रवक्ता के रूप में बात बिल्कुल मत करिए गुलरेज भाई, आज आप बीजेपी की तरफ से मत बोलिए, आज आप आम लोगों की तरफ से बात करिए, जो दुख में डूबे हुए हैं, जो गम जिंदगी भर के लिए ले लिया उन्होंने, और वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, जिनके सरों से माँ बाप का साया उठ गया है, जिनके घरों से छत छिन गई है, उनकी बात सोचिए, और आप किसी प्रवक्ता के रूप में नहीं बल्कि इंसानियत की बात करिए। आपके पास आ रहा हूं, कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात रखें। जी गुलरेज जी। सूरज भाई, मैंने आज राजनीतिक बात की भी नहीं है, और ना मेरा मन है राजनीतिक बात करने के लिए। मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहूंगा कि यदि कोई आज भी राजनीति की बात कर रहा है तो वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। ठीक है, आपने कहा कि इस पर सियासी बात आज नहीं होना। जी यश जी। सूरज भाई, जी यश जी, जैसा कि क्योंकि गुलरेज जी ने कहा है वो बात, तो सिर्फ ये पीठ थपथपाने वाली बात नहीं आती कि ये मुख्यमंत्री के पड़ोसी और उन्होंने की कार्यशैली देखी है। अब इनकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। अगर आज डिबेट में बैठे हैं और शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं तो ईमानदारी से ये दोषियों को सजा दिलाएं, न्याय प्रक्रिया जो गुजरे वो ठीक ढंग से गुजरे, ये इनकी जिम्मेदारी है। केवल हम लोग बड़ी बड़ी बातें करके काम ना चलाएं, जिम्मेदारी के साथ क्या काम कर पाएंगे, ये गुलरेज जी की बड़ी जिम्मेदारी है, और ये दर्शक सब देख रहे हैं और हम सब लोग गवाह हैं इस बात। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम बिना सियासत के और बिना सियासी बिंदुओं के बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं दे रहा है। शैलेंद्र मिश्रा जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं इस पूरे घटनाक्रम पर, और हमारे पैनल में बैठे हुए तमाम मेहमानों ने जो वक्तव्य कहे उस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? कम शब्दों में चाहूंगा। देखिए सूरज जी, जो पूरी आज चर्चा आपने इस गंभीर विषय पे की है वो बिल्कुल सार्थक है और सही दिशा में जा रही है। मुझे किसी की भी बात से कोई नाराज़गी नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि घटनाएं घटने के बाद सीखना चाहिए, घटनाएं दोहराना नहीं चाहिए। हमको घटनाओं का इतिहास बना के, किताब बना के बाजार में नहीं बेचना है। हमारे सिस्टम को, घटनाओं को रोकना है, चाहे नौनिहालों की बात हो, चाहे आम नागरिक की बात हो, आम इंसान की बात हो। अवैध कारोबार और खासकर ऐसे कारोबार जो बारूद से जुड़े हैं, अवैध हथियारों से जुड़े हैं, ये जो मैंने पहले भी आपकी चर्चा में कहा था, ये जो दैत्य जो सड़क पे दौड़ते हैं बिना फिटनेस के, ये घटना घटने के बाद कुछ घंटों के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए नहीं जागना है, नागरिकों को भी जागना चाहिए। और अगर उनके क्षेत्र के, अभी जैसे बात आई जनप्रतिनिधियों की, अगर जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता नागरिकों को नजर आती है तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आवाज मुखर करके उनको बताना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो, गलत लोगों का संरक्षण दे रहे हो।
और सूरज जी, ये जो घटना आज की है जी। हरदा वाली, जी। इसमें आप देखिए अभी फायर फाइटर्स की भी बात आई। एक छोटा हाँ। अनुमान ये है मैं कि आप डॉक्टर शैलेंद्र शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा वक्तव्य में शुरू में आपने कहा था कि वहां पर बाल श्रम की भी बात सामने आई है, उस जी, पर प्रकाश डालना चाहूंगा। बिल्कुल, प्रकाश सूत्रों डालना। ने मुझे बताया है जी। कि वहाँ बाल श्रमिक भी मौजूद थे और हाँ। ये जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ है वहाँ बड़ी संख्या में लोग थे, और नितिन ऐसा जी। लोगों का कहना है सूरज जी। जी कि उस बिल्डिंग से तो कोई बाहर आए ही नहीं। हाँ। धमाके के बाद आसपास की बिल्डिंगों के तो लोग बाहर आए हैं, भागे हैं, और जो बहुत दूरी पे भी जो लोग थे, जो वाहन से निकल रहे जी। थे, वो भी इस धमाके की चपेट में आए हैं, जैसा सभी जगह मीडिया में भी आ रहा जी। है, जानकारी मिली है। 1 घंटे तक तो धमाके रुके ही नहीं है। हाँ, कंटिन्यू होते रहे ऑब्वियसली वहाँ बारूद होगा, पटाखे होंगे। हाँ। लेकिन जो एक बड़ी बात है, जो मैंने अभी एक गंभीरता पूर्वक बात कही है जी। कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जांच एनआईए को देना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट इससे अलग रखना चाहिए। जी। एक सरकार ने जांच कमेटी हेल्थ की भी एसीएस को लेके बनाई है। तो अब आप देखिए, अब फिर वही मतलब बात बुरी लग सकती है, जी। रिफर करना पड़ता है पेशेंट्स को। हाँ। जबकि आप बजट देखिए हेल्थ का, हर साल कितना बजट आता है, हर साल नई बिल्डिंग्स बनती हैं, नए इक्विपमेंट्स बुलाए जाते हैं, नई भर्तियां की जाती हैं, लेकिन फिर भी हमको कितने किलोमीटर भागना पड़ता है। हाँ। भोपाल में एक अनुमान है कि 50,000 लोगों की आबादी में एक फायर फाइटर होना चाहिए। मेरा जो अभी बेस्ट नॉलेज है, आपसे बात कर रहा हूँ, भोपाल में कुछ 30-32 फायर फाइटर्स हैं। अभी कितना बड़ा भोपाल हो चुका है। तो देखिए, फायर फाइटर्स की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी भविष्य के लिए। जी। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, जिसमें फायर सेफ्टी का इंतजाम करना रहता है, स्कूल कॉलेजेस, जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाँ। इस डिपार्टमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि गंभीरता से चीजें होनी चाहिए। और सूरज जी, अंत में कम शब्दों में ये बोलूंगा, जी, इन घटनाओं की कितनी भी निंदा कीजिए, कम है। किसी एक के कारण अगर 100, 200, 300 से ज्यादा लोगों को हानि पहुंच रही है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जानकारी गलत निकले। हाँ। और बहुत कम ही लोग उसमें हताहत हुए हों। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, और सरकार पूरी पारदर्शिता से जांच करे, एनआईए का इन्वॉल्वमेंट करे, इस घटना का बहुत सारे पहलुओं पे विशेषज्ञों की मदद लेके जांच करे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वहां बारूद का गलत इस्तेमाल हो रहा था। हाँ। और आप देखिए, तो दुर्भाग्यवश एक घटना घट गई है, भविष्य में कहीं ये ऐसी घटनाओं का कहीं दुरुपयोग ना हो। हाँ, कि तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं गंभीरता पूर्वक चीजें हो सकती हैं कि आज तो लापरवाही हुई, कहीं ऐसा नहीं कि आगे साजिश के रूप में ये चीजें सामने आए। क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नितिन जी बिल्कुल 10 सेकंड अपनी बात रखें। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहें? समय समाप्त हो चुका है। क्योंकि बिल्कुल 10 सेकंड की बात अपनी रखूंगा। जी। देखिए, जो राजेंद्र अग्रवाल है, राजू, जो फैक्ट्री का ऑनर है, उसके विषय में ये जानकारी है कि ये पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का करीबी है। ठीक है। और उन्हीं की जो एसडीएम ने बंद की थी फैक्ट्री, और कमल पटेल कहने से उनके कारण उनके बाद कमिश्नर ने ये आरोप नहीं है, ये तथ्यात्मक बात है। और भाजपा जिम्मेदार है इस घटना के लिए। ठीक है, कमल पटेल जिम्मेदार है। अभी जो प्रभारी मंत्री है वो जिम्मेदार है। पूरी सियासत की चर्चा कल करेंगे। इस पर सियासत की सारी बातें जो होंगी कल करेंगे, तथ्यात्मकता के साथ करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी पहले कह चुके। रईसा मलिक जी 10 सेकंड में अपनी बात रखें, समय खत्म हो चुका है। क्योंकि जी, मैं गुलरेज शेख जी से इतना कहना चाहती हूँ कि सियासत की बात आप पहले ही कर चुके हैं। जो गुणगान किया आपने मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, वो सियासत नहीं थी तो और क्या था? अगर आपको बात करनी थी, सीधे सीधे जिम्मेदारी की बात कीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारे मंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं, या फिर और कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कोई अधिकारी, वो बात करिए। गुणगान सियासत की शुरुआत तो आपने करी है। हम लोग तो सिर्फ दुख में दुखी हैं और उनका साथ देना चाहते हैं। इंसान जानवर की बात मत करिए। ठीक है रईसा मलिक जी बिल्कुल, चूंकि समय समाप्त हो चुका है। गुलरेज शेख जी कुछ कहना चाहेंगे इस प्रश्न के उत्तर में? नहीं, मैंने कोई इसमें सियासत की बात नहीं की, मैंने बस जो फैक्ट्स थे वो सामने रखे। जी, ठीक है। जो तथ्यात्मक बात थी वो डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने सामने रखी। और हालांकि हम पहले कह चुके कि इस पर हम सियासी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात संवेदना की है, बात जज्बात की है, बात भावनाओं की है, बात कुछ उजड़ी हुई मांगों की, कुछ सुने हुए आंगन की बात आज थी। इसलिए इस पर हम कोई सियासी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बात जरूर है, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। समय समाप्त हो चुका है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, नितिन दुबे जी, रईसा मलिक जी, यश भारती जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आती है कि हादसा हुआ है और लापरवाही की लपटें हैं। इन लापरवाही की लपटों ने कई जिंदगियां निगल ली हैं। जिम्मेदार कौन है? और जो बात सामने आ रही कि इस पटाखा फैक्ट्री के मालिक का संबंध किससे है, ये बात अलहदा है। लेकिन
इस पटाखा फैक्ट्री से निकली हुई लपटों ने कई जिंदगियां निगल ली हैं। जहां उन लपटों से, उन पटाखों की चिंगारियों से रोशनी बिखरती है, आज उन पटाखों की चिंगारियों से मौत बरसी है और उस बरसती हुई मौत ने कई जिंदगियों को काल कलवित कर दिया है। जिम्मेदार कौन है, बात सामने आएगी, लेकिन क्या कार्रवाई के नाम पर फिर कुछ कागजों की रिपोर्ट या फिर कुछ महज कुछ 100 रुपए का हर्जाना, या फिर वास्तव में इन जिंदगियों को न्याय मिलेगा, इसका हमें इंतजार रहेगा और इंतजार आपको भी रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।